हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगले 15 मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले 15 मिनट में मैं आपको एक जबरदस्त स्ट्रेटजी देने वाला हूं अगले 100 डेज के लिए। बेटा, मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें कि नीट 2026 में वो अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज अगले 100 डेज के लिए मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि किस स्ट्रेटजी से आप 60 मार्क्स से, अगर किसी के 60 या उससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो उससे कैसे आप 160 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो अगले 15 मिनट आराम से बैठ के ये वीडियो पूरे एंड तक देखनी है, ताकि आपको हर एक स्टेप के बारे में, इस तैयारी को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, वो सारे फेजेस आपको क्लियरली पता चले। और लास्ट में मैंने एक टाइम टेबल भी दिया है, जो टाइम टेबल अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी ताकत आपको 160 प्लस स्कोर करने से फिजिक्स में तो एटलीस्ट नहीं रोक सकती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले एग्जाम का ट्रेंड समझना जरूरी है ना। एग्जाम का जो ट्रेंड है पिछले 5 सालों में, वो समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर बेटा हम अपने एग्जाम को, यानी कि अपने नीट एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड कर लें, एक 11th के सिलेबस को और एक 12th के सिलेबस को, तो पिछले 5 साल का जो ट्रेंड है वो काफी क्लियर है। अगर हम क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में से आपके 20 to 22 क्वेश्चंस जो हैं वो फिजिक्स में आ रहे हैं। और अगर पेपर का परसेंटेज वेटेज देखें तो पेपर का परसेंटेज वेटेज जो है वो 45 to 48% जो है वो क्लास 11th के सिलेबस में से आ रहा है ना। अब जो क्लास 11th का सिलेबस है बेटा, वो काफी कंसेप्चुअल सिलेबस है ना, और कैलकुलेशन ड्रिवन है। आपको पता है कि 2025 का जो पेपर आया था वो भी काफी कैलकुलेशन ड्रिवन पेपर था, है ना। तो ये जो कैलकुलेशन ड्रिवन पेपर है, ये बेसिकली किस पार्ट से आ रहा है, ये 11th के पार्ट से आ रहा है। तो यहाँ पर आपके बेसिक्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका पेपर के अंदर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ पाएगा। अब अगर हम 11th में भी बेटा बात करें कि हमारे पास हाई रिटर्न चैप्टर्स कौन से हैं, जिन चैप्टर्स ने ज्यादा बार क्वेश्चन दिए हैं पेपर में और जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें पहला चैप्टर जो है वो है ग्रेविटेशन। बेटा, इससे एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर हम ग्रेविटेशन को देखें तो हम इसको एक इजी चैप्टर की कैटेगरी में रख सकते हैं। रोटेशन, रोटेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो कि आएंगे ही आएंगे। वर्क पावर एनर्जी, ऑसिलेशन, काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अगर काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम रखें, इसको भी इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी को मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। रोटेशन थोड़ा सा टफर साइड पे है। ऑसिलेशन किसी के लिए मॉडरेट हो सकता है, किसी के लिए टफर साइड पे हो सकता है। लेकिन बेटा, बिना टफ चीजें किए आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। तो अगर ये टफर साइड पे भी हैं, लेकिन इनसे पक्का हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन, यानी अगर एक एक चैप्टर 8 से 12 मार्क्स तक आपको दे रहा है बेटे, तो आपको क्लियरली सबसे पहले किस चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, वो यही चैप्टर्स हैं बेटे जिन पे हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए। ग्रेविटेशन, रोटेशन, वर्क पावर एनर्जी, ऑसिलेशन, काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम। काइनेमेटिक्स की तो पूरी सीरीज मैंने अपने इस चैनल पे डाल रखी है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बच्चों, मैं शॉर्ट नोट्स की सीरीज भी एक जल्दी ही लेकर के आ रहा हूं अपने नीट के लिए, है ना। आप मुझे बताइए कि आपको मैं सबसे पहले यही चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूं या सीक्वेंस वाइज आपको चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, है ना। इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उस हिसाब से मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा। साथ में ही जो भी नोट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा बेटा, वो नोट्स सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आसानी से मिल सकते हैं। ये नोट्स को अपने साथ रखिए, इनको बार बार रिवाइज करिए, ताकि आप अपने स्कोर को बढ़ा पाए। तो हमारे लिए यहाँ पे इंसाइट क्या है? इंसाइट ये है कि क्लास 11th का जो फिजिक्स है वो कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा ज्यादा है, हैवी है, कैलकुलेशन ड्रिवन है। और अगर यहाँ पे हम अपना बेसिक स्ट्रांग रख लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होगा वो अलग ही लेवल पे होगा पूरे के पूरे हमारे प्रिपरेशन में। ठीक, तो ये थी क्लास 11th की बात। अब चलते हैं हम क्लास 12th के बारे में देखते हैं।
तो अब अगर 22 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं तो 23 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 25 वहां से आ रहे हैं तो 25 यहाँ से आएंगे, या 20 यहाँ से आ सकते हैं, है ना। तो परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो स्लाइटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड रहता है क्लास 12th का वेटेज। ठीक है, तो क्लास 12th में अगर हम देखें तो क्लास 12th में 52 to 55% जो वेटेज है वो आपका पेपर में रहेगा फिजिक्स का। अब इसमें जो हमारे हाई रिटर्न चैप्टर्स हैं लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड के बेस पे बच्चों, लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड पे अगर देखें तो पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन यानी लगभग लगभग 12 से 16 मार्क्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस 2 से 3 क्वेश्चन यानी 12 मार्क्स। रे ऑप्टिक्स 2 से 3 क्वेश्चन यानी 12 मार्क्स। एसी एंड ईएन वेव्स 4 4 क्वेश्चन आ रहे हैं यानी लगभग 16 मार्क्स। और पूरी मॉडर्न फिजिक्स, अब देखो बेटा, अगर हम मॉडर्न फिजिक्स देखें ना तो पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स आप लोग 3 से 4 डेज में रिवाइज कर सकते हो, पूरी मॉडर्न फिजिक्स। और 3 से 4 दिनों के अंदर आपके 6 से 7 क्वेश्चन, लगभग लगभग 8 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। अगर 8 क्वेश्चन देखें तो आपके लगभग 32 नंबर। तो पूरी पूरी मॉडर्न फिजिक्स आपको लाके दे रही है 3 से 4 दिनों की मेहनत के अंदर ही, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि क्लास 11th में 20 से 22 यानी 45 से 48% और क्लास 12th में 23 से 25 यानी 52 से 55% जो पेपर है हमारा वो आ रहा है। इस तरीके से अपने प्लान को हम लोगों को डील करना है अकॉर्डिंगली, कि हम पहले अपना 12th निपटा लें, अगर हमें 12th पसंद आती है 11th निपटा लें, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों पे लगभग लगभग इक्वली फोकस करना है। अच्छा, अब अगर हमारी स्ट्रेटेजी देखें 12th के सिलेबस को लेकर के तो वो क्या रहनी चाहिए। 12th का सिलेबस जो है वो फॉर्मूला ओरिएंटेड ज्यादा है, जबकि 11th में कंसेप्चुअली ड्रिवन सिलेबस ज्यादा है ना। तो अगर 12th में बहुत सारा हम फॉर्मूलेज जो है हमारे पास वो याद कर लेते हैं, है ना, जिनके शॉर्ट नोट्स में जल्दी ही आपके पास लाने वाला हूं, है ना। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं जल्दी ही मैं सबसे पहले तो ऑप्टिक्स के ही लेके आऊंगा जहां तक मुझे लगता है। तो ऑप्टिक्स से लेकर, अच्छा 12th में आपको किस ऑर्डर में किस ऑर्डर में शॉर्ट नोट्स चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दोगे तो मैं आपको तुरंत लेकर के आऊंगा। इवन इस चैप्टर की भी जो पीडीएफ है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी की भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, तो आप लोग उसको लेकर के आइएगा। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो बच्चों ये ध्यान रखो कि अगर मैं 12th में फॉर्मूला बेस्ड स्टडी भी कर लेता हूँ, है ना, तो मुझे लगता है फॉर्मूला बेस्ड स्टडी से भी मैं अपने अगर 25 क्वेश्चन आ गए तो 15 से 18 क्वेश्चन तो हम लोग नीट में सीधे फॉर्मूला बेस्ड निकाल सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मॉडर्न फिजिक्स ही देखिए 25 से 30 मार्क्स, मैं आपको बता रहा हूं अगर 8 क्वेश्चन आ गए तो 32 मार्क्स सीधे आपको मॉडर्न फिजिक्स ही दे रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये थी क्लास 12th की फिजिक्स की वेटेज। बच्चों अब अपनी प्रिपरेशन को हम लोग जो है वो 100 डेज को 3 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो पहला फेज है बेटा वो डे 1 to डे 40 तक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये जो फाउंडेशन फेज है इसमें हम लोगों को दो चीजें करनी है। एक तो अपना फुल सिलेबस कवर कर लेना है, फुल सिलेबस कवर। ठीक है, इसमें हमारे सारे के सारे सिलेबस कवर होना चाहिए। दूसरी चीज बेटा, हमारे पास हर चीज का शॉर्ट नोट्स रेडी होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स रेडी फॉर रिवीजन। इस फेज में हमें हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। उसके लिए मैं जल्दी ही सारे लेक्चर्स के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अपने इस चैनल पे डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो ऑलरेडी आपको सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स रेडी फॉर रिवीजन, ताकि जब भी हम लोग अपने टेस्ट के लिए जाएं अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें और खटाखट पेपर दे दें। ठीक है, तीसरी चीज, हमें जो फोकस करना है वो किस चीज पे करना है बेटा, तो फोकस हमें करना है यहां पर हाई वेटेज चैप्टर्स और पीवाईक्यूज पे। इस समय जो भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे वो सीधे पीवाईक्यूज की करेंगे। किसकी करेंगे बेटे, पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज का भंडार है हमारे पास, है ना। 2010 से लेकर के 2024 तक के, इवन 25 तक के पेपर आपको रिवाइज करने हैं, जिसमें मैं आपसे कहूंगा कि 2010 से 2016 तक के
और फिर 2025 का, या आप ज़्यादा से ज़्यादा 24 और 25 के ये 2 पेपर कर लें। क्योंकि 2018 से लेकर के बेटा, या यहाँ तक 18 कर लेते हैं, 18 से लेकर के 22 तक के जो पेपर है ना, वो करने के वर्थ इट नहीं है। अगर आप उसके पहले के 6-7 साल के कर लेंगे ना, तो 18 तक के पेपर बहुत आसान है, वो आराम से हो जाएँगे। और रैंकर बच्चे के लिए तो वो बहुत ज़्यादा टफ पेपर है नहीं। तो मुझे लगता है एक बार गो थ्रू हो जाओ बस उसके, कि मतलब देख लो कोई चीज़ छूट ना जाए, है ना? अब जैसे फिजिक्स में जो प्रायोरिटी चैप्टर्स है, अभी हम लोगों ने देख लिया, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क फॉर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये तो आपको करके ही जाने हैं। ये हमारे प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं जो हमें डेज वन में बार बार रिपीट करके एकदम कंठस्थ कर लेने हैं, कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम 100% तुरंत ही सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आई होप यहां तक की तो बात हम लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है, डे 1 से डे 40 की स्ट्रेटजी, यानी फेज 1 की स्ट्रेटजी हमारी जो है वो क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे बच्चों। अब हम चलते हैं बेटा अपने फेज 2 पे। फेज 2 हमारा है 41 से 75 डेज का, है ना? ये जो फेज है बेटा, इसमें हमें अपना जो फुल सिलेबस है उसका रिवीजन करना है, और जो है टेस्ट है वो करना है। फुल सिलेबस हमारे पास ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब ये जो फुल सिलेबस है इसको रिवाइज करना है। ये रिवीजन कैसे होगा? ये रिवीजन उन्हीं शॉर्ट नोट्स से होगा जो शॉर्ट नोट्स आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं। शॉर्ट नोट्स के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस फेज में हमें टेस्ट पे रखना है। यहाँ पे टेस्ट हमें अल्टरनेट डेज कर देना है। अल्टरनेट डेज पे आप दो तरीके से टेस्ट दे सकते हो बेटे। या तो आप अल्टरनेट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, या आप 3 डेज में एक बार कंप्लीट टेस्ट दे दो, फुल सिलेबस टेस्ट। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल रहे। इसमें बहुत ज्यादा है ना, अपने आप को टेस्ट ओरिएंटेड नहीं बनाना है, लेकिन हमें उस फ्लो में आना है कि हम टेस्ट को आसानी से दे सकें, और हम 3 घंटे जो है वो आसानी से पेपर में बैठ के टेस्ट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं और टेस्ट ही दे रहे हैं, ऐसा हमारे पास होना चाहिए। ये देखिए रूल क्या कह रहा है। रूल कह रहा है रिवीजन बिना टेस्ट बेकार है, और टेस्ट बिना एनालिसिस क्राइम है। यानी कि जब आप टेस्ट करते हैं तो टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत जरूरी है बेटे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट तो देते हैं, लेकिन टेस्ट करने के बाद उसको एनालाइज नहीं करते हैं कि उनमें क्या कमियां रह गई, और ये बहुत बड़ी गलती है। हमें टेस्ट देने के बाद टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और उससे रिलेटेड एक एरर नोटबुक जरूर बनानी है। एक एरर नोटबुक जरूर बनानी है। जब आपके पास ये एरर नोटबुक आ जाएगी, तो यही एरर नोटबुक फेज 3 में आपका बहुत साथ देने वाली है। ठीक है, अब फेज 3 पे चलते हैं। फेज 3 क्या कह रहा है? फेज 3 हमारा 76 से लेके 100 डे के लिए एग्जाम सिमुलेशन फेज। इसमें क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट देने हैं अपनी। देखो यही एरर नोटबुक जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, इसी एरर नोटबुक को बार बार रिवाइज करना है, और इसको रिवाइज करके अपने फॉर्मूलाज जो हैं और अपने जो नोट्स हैं उनको पॉलिश करते रहना है। लास्ट के 25 दिनों में किताबें कम पढ़नी है और गलतियां ज्यादा पढ़नी है बच्चों। यानी जो हमारी एरर हो रही है उस एरर को हमें संभालना है, इस एरर नोटबुक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और सब लोग कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ कि किस किस बच्चे ने अभी अपने पास एरर नोटबुक बनाई हुई है और ऑलरेडी अपनी एरर नोटबुक के साथ पढ़ाई करता है। वो बच्चा जो एरर नोटबुक के साथ पढ़ाई करता है उसके बहुत कम चांसेस है पेपर में सिली मिस्टेक्स करने के लिए। तो 76 से 100 डेज के अंदर जो आपका एग्जाम रियल एग्जाम टाइम है, उस रियल एग्जाम टाइम में आपको एक टेस्ट देना है, और नियरली रोज देना है, जिससे आपको ये पता चले कि आप जिस दिन पेपर करने जा रहे हैं वो पेपर भी आपको एक तरीके से एक रिवीजन टेस्ट की तरह लगे, और बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं आए। तो फेज 3 इज फॉर टेस्ट। लास्ट के 25 डेज में किताबें कम पढ़नी है बच्चों, और गलतियां ज्यादा पढ़नी है, याद रखना मेरी बात को। ठीक है, अब आगे हैं बेटा हम अपने फेज 4, यानी कि अपने टाइम टेबल पे। तो अब जो हमारा 8 आवर्स का टाइम टेबल है नीट के स्टडी के लिए, वो कैसा होना चाहिए? डेली का टाइम टेबल, ब्लॉक स्ट्रक्चर। बच्चों 3 घंटे कम से कम हमें क्या करना है, अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान लगाना है, पढ़ना है जो हमारे नोट्स हैं, और उन नोट्स को प्रिपेयर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं।
अगले 3 घंटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनको कैसे कर सकते हैं आप? ये एक पूरा सेशन 3 घंटे का रख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल सेशन 2 सेशन में रख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद रिवीजन करने के लिए जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे उसको रिवाइज करने के लिए, है ना, उसके लिए आप 1.5 आवर रख सकते हैं। उसके बाद एरर रिव्यू और प्लानिंग के लिए 0.5 आवर रख सकते हैं। ठीक है, कि मैंने क्या गलतियां की, मुझे कल कैसे प्रिपेयर करना है, कल क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, वो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमेशा याद रखिए, दोज हु डू नॉट प्लान दे आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर फेलियर। ये 8 घंटे की स्टडी है, ये मिनिमम है बेटा, ये मिनिमम है। अगर आप इसी में 2 घंटे का एक और सेशन ऐड कर देंगे ना, तो मुझे बहुत ज्यादा आप पे प्राउड होगा। वो लोग कमेंट करके बताएं जो लोग इस 8 घंटे के अलावा एक और 2 घंटे का सेशन मेरे कहने पर, है ना, और अच्छी रैंक लाने के लिए एक और 2 घंटे का सेशन जरूर देंगे। एटलीस्ट अल्टरनेट डे पे दे देंगे, 3 दिन में एक बार दे देंगे, लेकिन जरूर करेंगे ऐसा। इस टाइम टेबल को कैसे यूज करना है? एक दिन 3 घंटे फिजिक्स पढ़ लीजिए, एक दिन 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन 3 घंटे फिजिक्स, अगले दिन 3 घंटे केमिस्ट्री, और फिर रोटेशन ऐसे ही कर लीजिए। किस चीज का? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का। फिर हम बायो कब पढ़ेंगे? बायो हम या तो रिवीजन आवर में पढ़ेंगे, है ना, या ये जो एक्स्ट्रा हमने 2 घंटे का सेशन दिया है उसमें पढ़ेंगे। क्योंकि जनरली मुझे पता है आप डॉक्टर्स की जो बायो होती है वो तो जबरदस्ती होती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है नहीं, तो दिन के 2 घंटे भी निकाल दिए तो कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो फिजिक्स में है ना, तो वहां पे हम लोगों को 3 घंटे लगाने ही है बेटे। इस चीज का बहुत ध्यान रखें। तो ये 8 घंटे का टाइम टेबल है। इसके अलावा बच्चों, मेरे पास आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो इस पे मैं डालूंगा वो आपको मिलते रहें। इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस और शॉर्ट नोट्स वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपका मेरे लिए कोई सजेशन है कि मुझे और इस आपके 100 डेज प्लान में कोई चीज मेरी तरफ से ऐड करनी है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें आपकी तरफ से ये कमिटमेंट चाहिए कि आप 100 डेज में हमारे लिए क्या करोगे। 100 डेज चैलेंज, है ना, आप हमारे लिए क्या करोगे? तो वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भी आपके साथ आपकी प्रिपरेशन में पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।